देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। और योगी बनकर सांसारिक जीवन का त्याग करने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक का सफर तय किया। उन्हें लेकर कई लोग कहते हैं कि किस्मत से एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन असल में साल 2014 में इस मुकाम तक पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने 50 साल का संघर्ष किया था, जिस कहानी से काफी लोग अनजान हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि साल 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था, 20,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो उनकी एक दिशा थी, जो उनकी सोच थी, वह हम आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा करके हम उनकी जीवनी बताने की कोशिश करते हैं। अब वह आप देखिए। बहुमत से जीत होती है और केशु भाई पटेल बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के एक काम की काफी सराहना होती है और उन्हें कहा जाता है कि अब आपकी जरूरत दिल्ली में है। 20 नवंबर 1995 गुजरात छोड़कर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ जाते कि ये आप उनका संघर्ष छोटे से गुजरात के मुख्यमंत्री तक का सफर, जो उन्होंने 2001 में मुख्यमंत्री गुजरात के पद को संभाला था, जो 2001 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक भूकंप आया था, जहां से 27 से 2800 लोगों की उसमें जान हानि हुई थी। वही एक गुजरात मॉडल उन्होंने लेकर आया, जो गुजरात को जमीन से लेकर आसमान तक उठा दिए। अब उनकी 2014 के बाद प्रधानमंत्री का सफर कैसा है, वह हम आपको दिखाते हैं। शख्स को ढूंढ रही थी जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो शख्स दौड़ते हुए अटल जी के पास आया और पूरे दिल से उन्हें गले लगा लिया। अटल जी ने भी 3 बार उनकी पीठ थपथपाई। ये शख्स थे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अटल जी का हाथ अपने माथे पर लगा लिया। वकील साहब के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी नरेंद्र मोदी को अपना बेटा मानते थे और वो नरेंद्र के काम से काफी प्रभावित थे। साल 1998 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद काफी बढ़ता चला गया और उन्हें भाजपा का संगठन महामंत्री बना दिया गया। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना की कारगिल में घुसपैठ हुई और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। तो 2014 के बाद जो उन्होंने कारनामा किया प्रधानमंत्री के तौर पर, हालांकि यह पार्टी में कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन एकाएक उनको ऐसा ही बीजेपी में उनको एकाएक नाम आगे आया कि उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया गया और बीजेपी बम्पर वोटों से जीत भी गई। अब उन्होंने हाल ही 2025 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस मनाया गया और इसमें अभी उनका कार्यकाल 2029 तक और है। उसके बाद हम सफर देखते हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत गुजरात। खफा होने लगी थी, इसलिए 2000 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी हार मिली। 26 जनवरी 2001 के दिन जब देश भर में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था, तब कच्छ के भुज में 8.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने भयंकर त्रासदी मचाई, जिसमें 20,000 लोगों की जान चली गई, 1,66,000 लोग जख्मी हुए और लाखों लोग बेघर हो गए।
नरेंद्र मोदी भी कक्ष के दौरे पर पहुंचे और गुजरात सरकार को जल्द से जल्द बचाव कार्य करने की सलाह दी। लेकिन इस काले दौर में राहत और बचाव कार्यों को लेकर केशुभाई पटेल की सरकार पर काफी सवाल उठे। सितंबर महीने में साबरकांठा की लोकसभा सीट और साबरमती की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और दोनों जगह बुरी तरह से भाजपा की हार हुई, जो देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र मोदी को फोन करके मिलने बुलाया और कहा, अब आपको गुजरात जाना चाहिए और वहां के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालनी चाहिए। अटल जी की आज्ञा का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी गुजरात आ गए और 7 अक्टूबर 2001 के दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया वो था कक्ष का दौरा, जहां के लोगों के हालात देखकर उनकी आंखों से आंसू आए। इतिहासकार विष्णु पांड्या बताते हैं, नरेंद्र मोदी का जीवन सूत्र है आपत्ति को अवसर में बदलना। इसलिए उन्होंने भुज की पुनर्रचना का संकल्प लिया, वो भी पहले से 10 गुना बेहतर शहर बनाने का संकल्प। और उन्होंने उनके नेतृत्व में जल्द ही पूरे जिले को रिवाइव किया। मोदी जी ने ही कक्ष के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया, वहां कई उद्योगों का विकास करवाया और कक्षी लोग को फिर अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता की। आज कक्ष में काफी बड़ा सोलर प्लांट, 35 से अधिक कॉलेज और एक विश्वविद्यालय, 1000 से अधिक नए स्कूल और एक नया भूकंपरोधी जिला अस्पताल और हर घर के लिए नर्मदा का पानी है। यहां तक कि आज कक्ष के कांडला और मुद्रा बंदरगाह सामूहिक रूप से देश के 30% शिपिंग कार्गो को संभालते हैं। कक्ष में हुए इस विकास कार्य को देखते हुए गुजरात के लोगों का नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ता चला गया। मगर फिर हुआ एक हादसा जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल 26 फरवरी 2002 के दिन 2000 लोगों से खचाखच भरी ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या रवाना हुई। अगली सुबह 7:30 बजे ये ट्रेन गुजरात के गोधरा जंक्शन पर पहुंचती है, जहां से अहमदाबाद 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर ही था। ट्रेन पहले से ही काफी लेट थी, तो वो जल्दी से अहमदाबाद की तरफ चल देती है। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे चलते ही कोई चेन खींचकर ट्रेन को रुकवा देता है और साजिश के तहत 2000 से अधिक दंगाई पटरी पर उतर आते हैं और साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर 6 में आग लगा दिया जाता है। इन दंगाइयों के निशाने पर थे वो कार सेवक जो 5 दिन पहले ही इस ट्रेन में सवार होकर अयोध्या पहुंचे थे। इस हमले में 22 पुरुष, 27 महिलाएं, 10 बच्चे समेत कुल 59 लोग जलकर राख हो जाते हैं। अगले ही दिन पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे, जिसमें सबसे बुरे हालात थे अहमदाबाद के, क्योंकि मृतकों के शव को यहां लाया गया था, जिन्हें देख जिले के लोग सदमे में चले गए। दोपहर होते होते अहमदाबाद के नारोड़ा, बापूनगर, पालड़ी, बेजलपुर, रानी जैसे इलाकों में दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नरोड़ा में तो 5000 लोगों ने मिलकर 97 लोगों का नरसंहार कर दिया। पुलिस के कंट्रोल रूम में हर तरफ से फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन इतनी भीड़ के सामने गुजरात पुलिस कमजोर पड़ रही थी। उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों से भी मदद मांग रहे थे, लेकिन जरूरी मदद नहीं मिल पाई। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब, और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना से मदद मांगी, जो जल्द से जल्द गुजरात पहुंचे और राज्य में कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। फिर भी 3 मार्च तक गुजरात में दंगे की आग जलती रही। अहमदाबाद, गांधीनगर, मोडासा, हिम्मतनगर, महसाना, गोधरा, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत समेत कई शहरों में मुख्य रूप से दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि इन दंगों में 790 मुस्लिम, 254 हिंदू मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़े 2000 से भी पार थे, जबकि लाखों लोग विस्थापित होकर बेघर हो गए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि देश भर में कई राजनीतिक पार्टीज मोदी पर इन दंगों को भड़काने का इल्जाम लगा रही थीं। इसी वजह से जांच के लिए शाह नानावती कमीशन नाम से एक जांच आयोग बनाया गया। कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गोधरा पहुंचकर घटनास्थल की जायजा करते हैं
और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह देते। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। विपक्षी पार्टियों का हमला जारी रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी राजधर्म नहीं छोड़ा और जनता की अदालत में जाने का फैसला किया, जिसके लिए जुलाई 2002 में उन्होंने गुजरात की विधानसभा